नमस्ते दोस्तों। यदि आप सोचते हैं कि आप सिर्फ वही काम करेंगे जो आपको लगता है कि यह निश्चित रूप से हो जाएगा, तो आप बहुत सारे मौके गवा देंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हम लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, तो जिसका रैंक आने वाला भी होता है, उसे भी नहीं पता होता है। हर एक का बस यही टारगेट होता है कि किसी तरह फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। इसलिए प्रयास करते रहें, तभी जाकर आप सफल होंगे। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में देखते हैं बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं 4 साल 5 साल प्रिपरेशन कर लेते हैं, चाहे वो मुखर्जी नगर हो या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर हो। उसके बाद वो हिम्मत कर पाते हैं पीटी का फॉर्म भरने का, और उसके बाद भी पीटी नहीं निकल पाता है। इसलिए प्रयास कीजिए सही तरीके से प्रिपरेशन करने का, और एक भी मौका ना गवाया जाए। क्योंकि कोई भी साल हो सकता है कि आपके फेवर में क्वेश्चन जो आपने टॉपिक पढ़ा है उससे ज्यादा क्वेश्चंस आ जाए। इसलिए किसी मौके को नहीं गंवाना चाहिए। इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 10 अप्रैल 2024, और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत में कहा गया था कि 2025 तक जो है भारत को टीबी फ्री कर दिया जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। दवा की अनुपलब्धता बहुत बड़ी मात्रा में जो है बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है भारत में। इसके लिए ही सरकार के द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि स्थानीय स्तर पर भी दवा खरीद जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राज्यों को मरीजों द्वारा खरीदी गई दवाओं की लागत की पूर्ति करने का भी विकल्प देता है। इसलिए जो है प्रयास किया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर भी दवाएं खरीदे जाए। फिर भी जो है इनकी गुणवत्ता पे लगातार सवाल होता है। तो इसलिए जो है अगर 2025 का जो लक्ष्य रखा गया है टीबी फ्री करने का भारत को, तो इसलिए भारत को टीबी से संबंधित बुनियादी ढांचों के विकास पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस आर्टिकल में हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, हर एक एस्पेक्ट को विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन सोलर पीवी सेल्स। यहाँ पे सिंपली राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत सरकार हमेशा चाह रहा है कि जो सोलर से संबंधित अप्लायंसेज हम लोग यूज करते हैं उसका आयात कम से कम हो। इसकी आत्मनिर्भरता को भारत में बनाई जाए। स्थानीय स्तर पे जो भी सोलर अप्लायंसेज है, सोलर पैनल्स हैं, उसको स्थानीय स्तर पे ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से बनाया जाए। लेकिन जब हम लोग डेटा को देखते हैं बारीकियों से, तो हमें पता चलता है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो हम लोग सोलर से संबंधित पैनल्स को खरीदते हैं या फिर अप्लायंसेज को खरीदते हैं, तो चाइना और वियतनाम दोनों देशों से बहुत ज्यादा हम लोग आयात करते हैं। यहाँ पे सिंपली कहा जाता है कि चीन ने भारत के सौर सेल आयात का 53%, चीन से जो है 53% सौर मॉड्यूल्स आते हैं। वहीं अगर वियतनाम की बात की जाए, यहाँ पे सिंपली कहा जाता है कि चीन ने भारत के सौर सेल आयात का 53%, जो सोलर सेल होते हैं उसका 53% जो है वो चाइना से आता है। वहीं अगर सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स की बात करें तो मॉड्यूल जो है लगभग 63% आता है, ठीक है। तो उसके बाद रेटिंग एजेंसी के द्वारा क्या अनुमान लगाया गया है कि चीन जो है वो पॉलीसिलिकॉन, वेफर, सेल और मॉड्यूल में विनिर्माण क्षमता का 80% हिस्सा है पूरे वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो। इसलिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत जो है खास के सोलर अप्लायंसेज के लिए आत्मनिर्भर बन सके। यहाँ पे स्थानीय स्तर पर विनिर्माण क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने की बात की जा रही है, ठीक है। और अभी वर्तमान समय में अगर 2023 का आईसीआरए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो है सिर्फ और सिर्फ फाइनल असेंबलिंग के लिए अभी प्रयास कर रहा है। इसलिए अगर भारत चाहता है कि फोटोवोल्टिक चाहे वो पैनल्स हो या फिर सेल हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, इसके लिए यहाँ के बुनियादी ढांचों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर किया जाए, ठीक है। क्योंकि भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक जो नॉन फॉसिल फ्यूल है उससे 500 गीगावाट तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाए। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए। जितने भी सोलर संबंधित हम लोग बुनियादी ढांचे बना रहे हैं, तो सोलर अप्लायंसेज के लिए अगर आत्मनिर्भरता चाहिए तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना चाहिए। तभी जो हम लोग जो है आयात करना बंद करेंगे। और यहाँ पे एक बात और राइटर के द्वारा सिंपली कहा जाता है कि यह एक आयात का प्रतिस्थापन प्रयास है, न कि आयात को प्रतिबंधित करने का प्रयास है। दिस इज एन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट एफर्ट, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि हम लोग प्रतिस्थापन करने का प्रयास कर रहे हैं आयात का, नॉट एन अटेम्प्ट टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट। इंपोर्ट को पूर्णतः जो है रिस्ट्रिक्ट करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल है केंद्र ने मणिपुर से लगभग 500 सीएपीएफ जवानों को वापस बुला लिया है। तो इसलिए ये न्यूज में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है कि सीएपीएफ होता क्या है।
तो सीएपीएफ में 7 सुरक्षा बल होते हैं शामिल, जिसमें एआर का मतलब होता है आसाम राइफल्स, बीएसएफ मतलब कि सीमा सुरक्षा बल, सीआईएसएफ मतलब कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, उसके बाद सीआरपीएफ मतलब कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उसके बाद आईटीबीपी इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस, उसके बाद एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, उसके बाद एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो इन सभी को, जितने भी सातों सुरक्षा बल है, सभी के अच्छे से विस्तार से पढ़ लेंगे, कब से इनको स्थापित किया गया भारत में नियम संगत, उसके बाद इनके क्या क्या कर्तव्य हैं, हर एक चीज को विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या समस्याएं रह गई है, जो ऐसा लग रहा है कि 2025 का जो लक्ष्य रखा गया था टीबी को फ्री करने का भारत में, वो पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसमें मुख्य समस्या जो है वो दवाओं की कमी के रूप में दिखाई दे रही है। ठीक है, उसी को विस्तार से देख लेते हैं कि भारत में टीबी को खत्म करने के लिए 2018 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त होने में 2 साल से भी कम समय बचा है, क्योंकि 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसी में आगे कहा जाता है कि ग्लोबल साउथ की फार्मेसी एक बार फिर जो है वो दवा संवेदनशील टीबी के रोगियों के इलाज के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर जितने भी टीबी के केसेज होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 27% केसेज भारत में है। वही अगर चाइना की बात करें तो 9% है, इंडोनेशिया में 8% है, फिलीपींस में 6%, पाकिस्तान में 6%, यानी कि वैश्विक स्तर में सबसे ज्यादा जो टीबी की केसेज हैं वो इंडिया में है। तो चौंकाने की बात यह है कि भारत में टीबी की दवा की कमी लगातार देखी जा रही है, इसकी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। केवल 7 महीने पहले ही महत्वपूर्ण एमडीआर टीबी दवाओं की भारी कमी थी, ऐसा कहा गया था, क्योंकि दवा की आपूर्ति में व्यवधान है, इसलिए जो है टीबी की दवाई में लगातार कमी देखी जा रही है। तो टीबी देखभाल क्षेत्र में निदान और उपचार शुरू करने में देरी जो है वो पहले से ही एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सरकार के द्वारा निर्णय तो ले लिया जाता है, कानून तो पास कर दिया जाता है, लेकिन कार्यान्वयन में बहुत लंबा समय लगता है। इसी कारण इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। वे मरीज जो उपचार शुरू करते हैं लेकिन उपचार में सफलता प्राप्त करने में विफल रह जाते हैं। ठीक है, तो टीबी दवाओं की कमी का क्या मुख्य कारण है? 2010 के एक अध्ययन में पाया गया है कि दवाओं की अनुपलब्धता जो है वो 8% गैर पालक रोगी मतलब कि नॉन एडहेरेंट पेशेंट्स के इलाज से चूकने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मतलब कि दवाओं की जो अनुपलब्धता है वो 8% जो गंभीर बीमार हैं टीबी से, उनको और ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। और यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न श्रेणियों के टीबी रोगियों के लिए दवाएं जो है वो पूरे भारत में हमेशा उपलब्ध रहे। कोई आसान काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारत जो है वो बहुत बड़ी जनसंख्या का देश है, इसलिए यहाँ पे दवाएं जो है लगातार अनुपलब्ध होती जाती है। 14 साल बाद और 2025 के लक्ष्य तिथि के करीब अभी भी दवा संवेदनशील टीबी दवाओं की लगातार कमी देखी जा रही है, जो पूरी तरह से भारत में कई कंपनियों द्वारा निर्मित की जाती है। यह केवल इस बात को रेखांकित करता है कि राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम को कितनी खराब तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है। यही सभी कारण जो परिलक्षित हो रहे हैं कि राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम कितना खराब तरीके से प्रबंधित हो रहा है, मैनेज किया जा रहा है। इसी कारण इन तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है, जिसके कारण जो है जो टीबी से संबंधित जो बीमार लोग हैं, जो मरीज हैं, उनको अनेक प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ रही है। तो राज्यों को स्थानीय स्तर पर दवाएं खरीदने की अनुमति इसलिए ही दी गई है क्योंकि लगातार जो है टीबी से संबंधित दवाओं की शॉर्टेज देखी जा रही है। दवा की अनुपलब्धता जैसे बुनियादी सिद्धांत को संबोधित किए बिना प्रधानमंत्री ने लक्ष्य के अनुरूप राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम करना जो है वो टीबी के खिलाफ युद्ध में अक्षमता और गंभीरता की कमी को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने से किसी समस्या का हल नहीं होता है, उसको जमीनी स्तर से उसकी जो समस्याएं का मुख्य स्रोत है उसको चिन्हित करके समाधान करना चाहिए, तभी जाकर हमें टीबी जैसी समस्या का समाधान खोजने में आसानी होगी। तो स्थिति को और भी बदतर बनाने की बात की जा रही है, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतिम समय में राज्यों को स्थानीय स्तर पर दवाएं खरीदने की अनुमति दे दी है, जिससे क्षेत्र स्तर पर बड़ी चुनौतियां पैदा हो गई है। 18 मार्च 2024 को सभी राज्यों को भेजे गए स्वास्थ्य मंत्रालय के परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि कुछ जो दवा है वो संवेदनशील दवाओं की आपूर्ति में अप्रत्याशित और बाहरी परिस्थितियों के कारण देरी हो सकती है। ठीक है, ये भेजा गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। जबकि राज्यों को 3 महीने की अवधि के लिए स्थानीय स्तर पर दवाएं खरीदने के लिए कहा गया है, और सर्कुलर जो है वो राज्यों को मरीजों द्वारा खरीदी गई दवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति करने का भी विकल्प देता है यदि जिला स्वास्थ्य सुविधा उन्हें मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने में विफल है। यदि राज्य को स्थानीय खरीद के लिए अंतिम समय में
अनुमति देना निंदनीय है, तो अधिकांश टीबी रोगियों की खराब सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यहां तक कि अंतिम उपाय के रूप में भी दवाओं को स्वयं खरीदने की जिम्मेदारी मरीजों को छोड़ना जो है वो घृणित है, क्योंकि वो तो खुद गरीब है, इसलिए तो है वो स्थानीय स्तर पर सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं, फिर भी जो है उनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न कर दे रहा है। और 2025 के लक्ष्य तक पहुंचना तो दूर, यहाँ पे राइटर के द्वारा क्लियर कहा जा रहा है कि भारत जो लक्ष्य बनाया है 2025 तक भारत को जो है टीबी मुक्त कराएगा, उस लक्ष्य तक पहुंचना तो दूर, यहाँ पे भारत के पास टीबी नियंत्रण के सबसे बुनियादी तत्वों पर नियंत्रण भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो है टीबी नियंत्रण से संबंधित बुनियादी ढांचों का बेहतर तरीके से विकास और उस पर सही तरीके का नियंत्रण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता, तभी जाकर हम लोग टीबी को फ्री कर पाएंगे, इंडिया को टीबी फ्री बना पाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि भारत सरकार के द्वारा भी, इसको भी हम लोग एक बार और डिस्कस कर चुके हैं पिछले हम लोग एडिटोरियल में, क्योंकि एक और आर्टिकल आया था जिसमें हम लोग इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, खासकर सोलर पैनल्स और सोलर मॉड्यूल्स के इंपोर्ट के लिए। ठीक है, भारत चाह रहा है कि इसको हम लोग स्थानीय स्तर पे जो है सोलर पैनल्स या फिर सोलर मॉड्यूल से संबंधित विनिर्माण संस्थानों को स्थापित करें। ठीक है, तो इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि भारत के नवीकरणीय विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए सौर मॉड्यूल की स्थानीय सोर्सिंग बढ़ाने के प्रयासों पर हाल के सरकारी आदेशों को मीडिया में आयात प्रतिबंध के रूप में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है। तो इसी में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 29 मार्च के, ठीक है, 29 मार्च को जब आदेश आया था, एक और आर्टिकल आया था जिसमें हम लोगों ने इसको विस्तार से पढ़ा था, लेकिन बहुत से रिपोर्ट जो है वो अभी आए हैं जो इसकी सच्चाई को दिखाता है। जो सोलर पैनल का जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में सोलर पैनल का इंपोर्ट हम लोग चाइना से करते हैं या फिर वियतनाम से करते हैं। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, जिसमें सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के मॉडल और निर्माताओं की स्वीकृति सूची, इसी को कहा जाता है ALMM, मतलब कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, उसकी सूची की 2021 की अधिसूचना को फिर से लागू किया गया है, जिसे ALMM सूची भी कहा जाता है। ठीक है, तो ALMM लिस्ट होता क्या है, इसे दोबारा क्यों लागू किया जा रहा है? इस सूची में वे निर्माता शामिल हैं जो सरकारी परियोजनाओं, सरकारी सहायता प्राप्त परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत जो प्रोजेक्ट्स में उपयोग के लिए पात्र हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को बिजली की बिक्री के लिए भी स्थापित परियोजनाएं इसमें शामिल है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा ALMM। ठीक है, हालांकि यह अधिसूचना जारी होने के 2 साल बाद, ठीक है, पिछले वित्तीय वर्ष मतलब कि 2023 और 24 के वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि सरकार ने इसके लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया था, लेकिन बताया गया है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की चिंताओं और मांगों से उपजा है, जिन्होंने इस नियम के जारी होने से पहले सरकार के साथ बिक्री अनुबंध हासिल कर लिया था, जब सौर मॉड्यूल और सेल भारी मात्रा में चीन से अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर आयातित किए जा रहे थे। इसलिए जो है इस तरह का निर्णय लिया गया था। तो उस समय भारत का घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र जो है वो चीनी निर्माताओं द्वारा प्रस्तावित दरों पर सौर ऊर्जा उत्पादन उपकरणों की मांग में वृद्धि को पूरा करने की संभावना नहीं थी। ठीक है, इसलिए जो है इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। तो यह एक, यहाँ पे क्लियर राइटर के द्वारा कहा जा रहा है, यह एक आयात प्रतिस्थापन प्रयास है, न कि आयात को प्रतिबंधित करने का प्रयास है। सरकार द्वारा इस नियम को फिर से लागू करना, जो ALMM है उसको फिर से लागू करना, इस अनुमान पर आधारित है कि प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव PLM योजना जैसे उपायों के बाद भारत के घरेलू क्षेत्र में अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है। ALMM को फिर से लागू किया जा रहा है। ठीक है, और उसके साथ ही PLI मतलब कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम को भी ज्यादा विस्तार किया जा रहा है, जिससे हम लोग डोमेस्टिक स्तर पर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बनाने में सफल हो सके। ठीक है, तो यह एक आयात प्रतिस्थापन प्रयास है, न कि आयात को प्रतिबंधित करने का प्रयास, मतलब कि दिस इज एन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एफर्ट एंड नॉट एन अटेम्प्ट टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो क्या भारत सौर PV आयात पर निर्भर है? तो यहाँ पे बहुत से रिपोर्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, उसी की बात इसमें किया जाएगा कि जैसे 2023-24 के जनवरी तक वाणिज्य मंत्रालय के आयात निर्यात के आंकड़ों से पता चला है कि चीन ने भारत के सौर सेल आयात, ठीक है, सोलर सेल आयात का 53% आयात किया गया चाइना से, और चीन से ही सौर सेल मॉड्यूल का लगभग 63%, ठीक है, 53% जो है वो सेल आयातित किया गया और मॉड्यूल जो किया गया 63%।
उसके बाद रेटिंग एजेंसी का अनुमान करता है कि चीन जो है वो पॉलीसिलिकॉन, वेफर, सेल और मॉड्यूल में विनिर्माण क्षमता का लगभग 80% से अधिक हिस्सा रखता है। मतलब कि वैश्विक स्तर पे पॉलीसिलिकॉन, वेफर, सेल और मॉड्यूल का निर्माण जो है वो वैश्विक स्तर पे 80% से भी अधिक चाइना करता है। तो आईसीआरए, ये जो रेटिंग एजेंसी है, उसी ने अभी 2023 की रिपोर्ट में कहा है कि तुलना में भारत में विनिर्माण क्षमता अपेक्षाकृत कम है और काफी हद तक हम लोग सिर्फ इंडिया जो है वो लास्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट या फिर असेंबल सिर्फ और सिर्फ करती है। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है पीएलआई, मतलब कि प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव जो है, इसमें बदलाव की उम्मीद है, जिसमें भारत में अगले 2 से 3 वर्षों में एकीकृत मॉड्यूल इकाइयां आने की उम्मीद है। मतलब कि अभी जो एएलएमएम फिर से लाया गया है, उसके बाद पीएलआई स्कीम को ज्यादा तेजी से बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे हम लोग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, खासकर सोलर अप्लायंसेज के लिए, सोलर सेल्स के लिए या फिर सोलर मॉड्यूल्स के लिए हम लोग 2 से 3 साल में बेहतर यूनिट्स को, प्रोड्यूसिंग यूनिट को स्थापित करने में सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो भारत में सोलर के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं? तो 2030 तक जितने भी नॉन फॉसिल फ्यूल ईंधन है, उससे मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग लगभग 500 गीगाबाइट इलेक्ट्रिसिटी का स्थापित क्षमता का सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो है वो भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ाने का मुख्य चालक है। ठीक है, मेन ड्राइवर है। अभी हम लोग इसलिए भी जो है न्यूक्लियर पावर को भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जिससे कि उससे भी ज्यादा से ज्यादा हम लोग एनर्जी को जनरेट कर सकें। उसके बाद आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 2026 तक बिजली की मांग में भारत की वृद्धि दर सबसे तेज रहेगी, क्योंकि भारत जो है बहुत तेज से विकसित होता जा रहा है, बहुत तेज से भारत में अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, इसलिए जो है लगातार बिजली की मांग जो है भारत में बहुत तेज से बढ़ता जा रहा है। इसका कारण जो है आर्थिक गतिविधियां और चरम मौसम, ठीक है, मौसम जो है लगातार गर्म होता जा रहा है, जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसी को कम करने के लिए उत्पादों की बढ़ती खपत, उसी कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी का खपत बढ़ता जा रहा है। पिछले साल अप्रैल से इस साल फरवरी के बीच नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न कुल ऊर्जा में सौर ऊर्जा का हिस्सा लगभग 1/3 था। तो देश में अनुमानित सौर ऊर्जा क्षमता जो है वो 748.99 गीगावाट है। इसलिए सौर ऊर्जा की क्षमता का अब तक पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है, तो सरकार जो है वो विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध क्षमता का दोहन करने का प्रयास कर रही है, जिससे कि भारत सौर सेल और मॉड्यूल की अपनी मांग को पूरा करने के लिए अत्यधिक आयात पर निर्भर है। चीन और वियतनाम जैसे देश जो हैं भारत के प्रमुख सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल की डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। तो इस अत्यधिक निर्भरता को संबोधित करने के लिए भारत ने पिछले 5 वर्षों में 3 महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। एएलएमएम, दूसरा जो है पीएलआई, ठीक, उसके बाद डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से स्थापित करने के लिए लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद जितने भी कस्टम ड्यूटीज हैं उसको भी 40% तक कम करने का प्रयास किया गया, जिससे स्थानीय स्तर पे हम लोग इंडस्ट्रीज को स्थापित कर पाए। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सीएपीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 5000 सीएपीएफ फोर्सेज को मणिपुर से वापस बुला लिया है। तो यूपीएससी के लिए क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पे सीएपीएफ, तो सीएपीएफ में 7 प्रकार के फोर्सेज होते हैं, इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी सीएपीएफ कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 60 वर्ष निर्धारित कर दिया है। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा हम लोग सीएपीएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत भारत में 7 सुरक्षा बलों को संदर्भित करता है। ठीक है, जैसे पहला हो गया असम राइफल्स, दूसरा हो गया सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, तीसरा जो हो गया केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, चौथा हो गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब कि सीआरपीएफ, पांचवा जो हो गया आईटीबीपी इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस, उसके बाद छठा जो हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उसके बाद सातवां जो हो गया सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। ठीक है, तो सातों में से प्रत्येक के पास अधिकारियों का अपना कैडर है, लेकिन इनका नेतृत्व जो है वो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी करते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा, आईपीएस करते हैं। तो अब इसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे असम राइफल्स, असम राइफल्स 1835 में कछार लेवी नामक एक मिलिशिया के रूप में अस्तित्व में आई, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से ब्रिटिश चाय बागानों और उनकी बस्तियों को आदिवासी छापों से बचाना था। ठीक, इसमें सातों के सातों सुरक्षा बलों को बेहतर तरीके से हम लोग जान लेंगे, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी के पीटी में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
तो ये जो असम राइफल्स है इसने इस क्षेत्र को प्रशासन और वाणिज्य के लिए खोलने में महत्वपूर्ण योगदान दिलाया और समय के साथ उन्हें नागरिक का दाहिना हाथ और सेना का बायां हाथ कहा जाने लगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद असम राइफल की भूमिका जो है वो 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान पारंपरिक युद्ध भूमिका से लेकर भारतीय शांति सेना आईपीकेएफ के हिस्से के रूप में विदेशी भूमि में संचालन से लेकर 1987 में श्रीलंका ऑपरेशन पवन तक शांति स्थापित तक विकसित होती रही और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी शांति स्थापित के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया जो है असम राइफल्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, ठीक है। तो बीएसएफ जो है वो भारत का एक सीमा सुरक्षा बल है। यह 1 दिसंबर 1965 को स्थापित यह एक अर्धसैनिक बल है जिस पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की भूमि सीमाओं की रक्षा करने का प्रभार है। बीएसएफ के पास एयर विंग, समुद्री विंग, एक तोपखाने रेजिमेंट और कमांडो इकाइयां होती है। यह वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल के रूप में खड़ा है। बीएसएफ को भारतीय क्षेत्र की रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो सीआईएसएफ जो है वो 1969 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मतलब कि पीएसयू को सुरक्षा देने के लिए तो उपक्रमों को एकीकृत सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए 3 बटालियनों के साथ एक मामूली शुरुआत के साथ अस्तित्व में आई, ठीक है। तो वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ सीआईएसएफ अब पीएसयू केंद्रित संगठन नहीं रहा। यह भी ध्यान रखिएगा, अब जो है पीएसयू केंद्रित संगठन नहीं रहा सीआईएसएफ। इसके बजाय यह देश की एक प्रमुख बहुकुशल सुरक्षा एजेंसी बन गई जिसे विभिन्न क्षेत्रों में देश के प्रमुख महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व दिया गया है। तो सीआईएसएफ जो है वो वर्तमान में परमाणु प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली संयंत्रों, संवेदनशील सरकारी भवनों और ऐतिहासिक स्मारकों को सुरक्षा कवर प्रदान करता है सीआईएसएफ, ठीक है। तो हाल ही में सीआईएसएफ को सौंपी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, वीआईपी सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और हैती में संयुक्त राष्ट्र की एक गठित पुलिस इकाई एफपीयू, ठीक है, की स्थापना भी शामिल है। अब जो है नई नई जिम्मेदारियां दी जा रही है सीआईएसएफ को। पीएसयू से सिर्फ और सिर्फ पीएसयू में सुरक्षा देने के लिए नहीं बनाया गया है सीआईएसएफ को, इनके और स्किल्स को इंप्रूव कर दिया गया है और अन्य जगहों पे इनका सुरक्षा संबंधित योगदान लिया जा रहा है भारत में, ठीक है। अब सीआरपीएफ की बात कर लें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो कि 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आई, जो 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मिशन जो है वो सरकार को कानून के शासन, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को प्रभावी ढंग से कुशलता से बनाए रखता है और राष्ट्रीय अखंडता को सुरक्षित करने और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने हेतु सामाजिक सद्भाव और विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्षम बनाता है, ठीक है। तो सीआरपीएफ के कुछ कर्तव्य को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया, जैसे भीड़ का नियंत्रण हो गया, दंगा नियंत्रण हो गया, उग्रवाद विरोधी अभियान, वामपंथी उग्रवाद से निपटना, विशेष रूप से आसान क्षेत्रों में चुनाव के संबंध में बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था का समग्र समन्वय, युद्ध की स्थिति में शत्रु से लड़ना, सरकार के अनुसार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी भाग लेते हैं। उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं एवं आपदाओं के समय बचाव एवं राहत कार्यों में भी भाग लिया जाता है सीआरपीएफ के द्वारा, ठीक है। अब आईटीबीपी, इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। तो आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। वर्तमान में आईटीबीपी लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जचेपला तक लगभग 3488 किलोमीटर की भारत चीन सीमा को कवर करते हुए सीमा सुरक्षा कर्तव्य पर तैनात है और पश्चिम, मध्य और पूर्वी भागों में लगभग 9000 से 18700 तक की ऊंचाई पर सीमा चौकियों पर तैनात रहती है आईटीबीपी। ये ध्यान रखिए कितना कठिन परिश्रम करते हैं। तो आईटीबीपी एक विशेष पर्वतीय बल है और अधिकांश अधिकारी और जवान पेशेवर रूप से प्रशिक्षित पर्वतारोही, ठीक है, यहाँ पे पर्वतारोही भी बहुत अच्छा रहते हैं और स्कीयर्स भी होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली कंपनी होने के नाते आईटीबीपी देश भर में कई बचाव और राहत अभियान में भी योगदान देते हैं, ठीक है। उसी के बाद एनएसजी की अगर बात की जा रही है तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एक
आतंकवाद विरोधी यूनिट है, इकाई है। इसे 1984 में, ये ध्यान रखिएगा, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राज्यों को आंतरिक गड़बड़ी से बचाने के उद्देश्य से आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, एनएसजी। तो एनएसजी जो है वो औपचारिक रूप से 1986 में संसद के एक अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आया। एनएसजी का मूल दर्शन जो है वो त्वरित हमला और कार्रवाई के रंगमंच से तत्काल वापसी। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को संघीय आकस्मिक बल के रूप में देश के किसी भी हिस्से में आतंकवाद से संबंधित सभी पहलुओं से निपटने के लिए विशिष्ट भूमिका दी जाती है। यह एक कार्य उन्मुख बल है और इसमें विशेष कार्रवाई समूह के रूप में, एसएजी का मतलब होता है स्पेशल एक्शन ग्रुप के रूप में, दो पूरक तत्व हैं जिसमें सेना के जवान और विशेष रेंज समूह शामिल होते हैं, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों के कर्मी भी शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के भी शामिल होते हैं और राज्य पुलिस बल के भी कर्मी शामिल होते हैं एनएसजी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एसएसबी की, सशस्त्र सीमा बल। इस प्रकार विशेष सेवा ब्यूरो, अब सशस्त्र सीमा बल की कल्पना नवंबर 1962 में की गई और अंततः मार्च 1963 में बनाई गई। इसका एकमात्र उद्देश्य है युद्ध की स्थिति में पीछे रहने की भूमिका निभाने के लिए सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में संपूर्ण सुरक्षा तैयारी प्राप्त करना। एसएसबी अब उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फैली हुई है, ठीक है। जहां पे भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहां पे जो है एसएसबी फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद एसएसबी के कर्तव्यों के बारे में जान लेते हैं। तो भारत की निर्दिष्ट सीमाओं की सुरक्षा करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना, सीमा पार अपराधों, तस्करों और किसी भी अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना, भारत के क्षेत्र में अनअधिकृत प्रवेश, ठीक है, अनऑथराइज्ड जो प्रवेश करते हैं, घुसपैठ करते हैं या फिर निकास करते हैं, उसको रोकना। उत्तरदायित्व के क्षेत्र में नागरिक कार्यवाही कार्यक्रम चलाए जाते हैं और केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई कोई अन्य ड्यूटी निभाई जाती है। एसएसबी को कानून और व्यवस्था, काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशंस और चुनाव ड्यूटी के लिए भी तैनात किया जाता है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज बहुत लंबा वीडियो हो रहा था, इसलिए ही जो है मैं क्वेश्चंस नहीं ला पाया करंट अफेयर्स का। कल जो है दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करके ले आऊंगा, ठीक है। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को